ये हर एक इंसान अपने रिश्ते में कॉस्ट इन्वेस्ट करता है, उसके अगेंस्ट उसको बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, फिर वो देखता है वो कितना सेटिस्फाइड है। राइट, का अहम तो ठीक हो जाए अगले 5 साल के अंदर, बट दिल बिगड़ गया तो शायद किसी और से दिल लगाने के काबिल ना रह पाएंगे आप। चिल्ड्रन कम फ्रॉम डाइवोर्स पेरेंट्स, सो उनका जो चाइल्डहुड होता है वो नेगेटिव होता है, तो उनका एक्सपीरियंस सब कुछ लर्निंग मतलब नेगेटिव होता है। सो इन कमिंग डेज मतलब सो दे ऑल्सो स्टार्ट ट्रीटिंग द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंस। फील करता है, जब अच्छा इंसान फील करता है तो लाइफ में चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाती है। अब जिनका सेल्फ स्टीम लो होगा तो बहुत सेंसिटिव होते हैं रिजेक्शन से। राइट, वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाते, नो बर्दाश्त नहीं कर पाते। हजारों में कोई एक खास बनता है हमारा लाइफ पार्टनर, जिनके साथ हम एक मजबूत बंधन में बनते हैं। तो फिर क्यों इस शादीशुदा जिंदगी में कमिटमेंट, अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट इनकी जगह ले लेता है आर्ग्यूमेंट, स्ट्रेस, वॉयलेंस, डिससेटिस्फैक्शन, कॉन्फ्लिक्ट्स। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आप जानेंगे इसका आंसर। आज सर हमें मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिससेटिस्फैक्शन के हर एक पहलू को बताएंगे। सर, एक शादीशुदा जिंदगी को जो गंभीर रूप से बर्बाद कर देती है वो है मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स। सबसे पहला क्वेश्चन सर मेरा आपसे यही है कि क्यों मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और क्यों कई बार शादीशुदा जिंदगी में डिससेटिस्फैक्शन होता है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जहाँ दो बर्तन होंगे वहाँ तो खटकेंगे, आवाज़ तो आएगी, लेकिन वो कितना ज़ोर से आपस में खटक रहे हैं और किस वजह के लिए खटक रहे हैं और कितनी देर तक खटक रहे हैं, ये बात होती है। इस पे लोगों को ध्यान देना होता है। आप किसी भी रिलेशनशिप में रहें, चाहे आपका भाई बहन है, पेरेंट्स के साथ है, वो रहेगा, मतलब अगर नहीं है तो रिलेशनशिप नहीं है। राइट, लेकिन उसमें ईगो नहीं आना चाहिए। तो जो आज की डेट में अगर आप देखोगे ना, जो 30 साल पहले अगर आप कंपेयर करोगे रिलेशनशिप को तो वो कुछ और किस्म के थे। आज रिलेशनशिप कुछ अलग ही लेवल पे है। राइट, आजकल लोगों का ईगो टॉप प्रायोरिटी पे आ चुका है। पहले लोगों में ईगो नहीं हुआ करता था। राइट, तो मैं ही क्यों, ये जब स्टेटमेंट आना शुरू हो जाता है कि मैं ही क्यों, तो वहाँ पे आपको बिकॉज फिर आप कंपेयर कर रहे हो कि सामने वाला कम कर रहा है, मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। राइट, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे इसमें कि क्यों लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं। और हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि हर एक इंसान अपने रिश्ते में कॉस्ट इन्वेस्ट करता है, उसके अगेंस्ट उसको बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, फिर वो देखता है वो कितना सेटिस्फाइड है। राइट, और आप किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं तो जब बिगनिंग फेज में होते हैं तो वो आपका हनीमून पीरियड होता है, जहाँ पर आप बहुत एक्साइटेड होते हो, आप इंसान को जानते नहीं हो, आपको बहुत कुछ उसमें अच्छा लगता है। बट ग्रेजुअली फिर क्या होता है, आप स्टार्टिंग में तो सिर्फ आपको अच्छा दिख रहा होता है, क्योंकि शायद जब हम मिलते हैं लोगों से तो हम एक थोड़ा फेक नैरेटिव चला के चलते हैं अपने साथ कि बस है ना, हम बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, अपने बेस्ट बिहेवियर पर रहते हैं। और उससे क्या होता है कि हम ना शायद अपनी कमियां भी नहीं दिखाते सामने वाले को, तो उसको लगता है इसमें तो बहुत कुछ अच्छा है, क्योंकि हर इंसान वैसे प्रिटेंड भी कर रहा होता है, लेकिन जो रियलिटी वो कुछ और होती है। राइट, जब वो इंसान की शादी होती है, फिर वो साथ रहते हैं, तो ऑफ कोर्स हर इंसान में मैरिट्स और डिमेरिट्स होती है, हर इंसान में है, मतलब चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परफेक्ट इंसान तो कोई आपको मिलेगा नहीं। राइट, कमियां सब में रहती हैं, ठीक है। तो सर, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो दोनों पार्टनर्स पर तनाव आता है, इसका उनकी सेहत पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। देखिए, तनाव कहीं से भी है, तनाव ही होता है।
ठीक है। लेकिन स्ट्रेस, इसको हमेशा बोलते हैं, स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। फॉर एग्जांपल लोग जिम पे जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो वहाँ पे उनकी बॉडी स्ट्रेस में आती है, बट उनका जो आउटकम होता है वो पॉजिटिव होता है उनके माइंड में कि हाँ अगर मैं कर रहा हूँ आई गेट समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ इट। लेकिन जहाँ पर आउटकम नेगेटिव होता है ना, तो वहाँ पे आपके बॉडी की डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। जो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर एड्रेनलिन और पिट्यूटरी स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। एड्रेनलिन और पिट्यूटरी स्ट्रेस, ओके। अब इसकी वजह से आपकी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, आपको कार्डियक प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है, दिल की बीमारी। जिस दिल से आपने किसी को मोहब्बत की थी, इश्क किया था, प्रेम किया था, उसी की वजह से उसी दिल पर आप सितम और जुल्म ढाना शुरू हो जाते हो। मतलब बेचारा दिल भी बोलता होगा कि मेरी क्या गलती है, मैंने क्या मतलब इसमें गलती कर दी कि मतलब प्रेम भी दिल करे, है ना। तो फिर अपने ईगो चक्कर में तो जो उसको प्रॉब्लम होती है हेल्थ में, वो दिल को ही होती है। और इंसान को एक चीज़ समझना चाहिए कि दिल का इलाज मतलब सस्ता नहीं है। आप कह तो देते हो कि मेरा दिल तेरे पास है, तेरा दिल मेरे पास है, दुनिया में दिल का इलाज आसान नहीं है। तो किसी और के चक्कर में अपने स्वयं के दिल के साथ ये नाइंसाफ़ी ना करें। दूसरा जो इसमें हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वो आपका इम्यून सिस्टम डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। तो ये जो दो पहलू हैं आपकी ज़िंदगी के, अगर आप स्वयं को अगर क्षति पहुंचाएंगे ना स्वयं को, जिंदा रहोगे तो प्रेम कर पाओगे। तो जिनसे आप प्रेम करते हो, उस प्रेम में आपका आ गया अहम, और उस अहम से आपको हो रहा तनाव, और उस तनाव जिस बॉडी ऑर्गन से आपने इश्क किया, दिल से, आपने उसी का ही मतलब आप तो वो बन गए ना कटप्पा। बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा? तो आपका ही सवाल आ सकता है, आपने अपने दिल को क्यों मारा? क्योंकि आपका अहम बीच में आ गया होगा, राइट। तो खाली ये नहीं है कि आप किसी और को प्रॉब्लम दे रहे हो, तो दे ही रहे हो, लेकिन साथ में आप स्वयं के शरीर के साथ जो दुर्व्यवहार और जो डैमेज कर रहे हो उसके साथ, वो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस आपको दिखते हैं, दूरगामी दुष्परिणाम बोलते हैं इसको हम, राइट। ये आपको समझने का ज़रूरत है। और एक बार दिल खराब हो गया तो फिर पूरी ज़िंदगी भर की कमाई डॉक्टर के पास जाएगी। शायद आपका अहम तो ठीक हो जाए अगले 5 साल के अंदर, बट दिल बिगड़ गया तो शायद किसी और से दिल लगाने के काबिल ना रह पाएंगे आप। सर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट का बच्चों पर क्या असर पड़ता है। यानी जब माता पिता के रिश्ते में बच्चे तनाव देखते हैं, समस्या देखते हैं, तो किस तरह से वो प्रभावित होते हैं। ये दुनिया, इस धरती पे हम लोग रहते हैं, चाहे इसमें तूफान आए, बारिश आए, है ना। हम इस धरती में हैं, तो इस धरती में कुछ भी होगा उसका प्रभाव तो हम पे पड़ेगा। तो ये रिश्ता भी कैसे ही है, तो उस रिश्ते से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन पे भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और ख़ासकर आप देखोगे जो डाइवोर्स पेरेंट्स होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है आगे जाके एकेडमिक्स, करियर में। और इवन वो जब चाइल्डहुड में तो होती है, ऐसा नहीं कि चाइल्डहुड में ख़त्म हो जाती है, जब वो अडल्टहुड में जाते हैं तो उनको खुद उनके अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आती है। बिकॉज उनका जो अतीत होता है वो इतना ख़राब होता है कि बिकॉज हर इंसान जब जैसे बड़ा होता है तो उसका एक्सपीरियंस गेन करता है वो ज़िंदगी से, और वो एक्सपीरियंस ही उसको ड्राइव करता है फ्यूचर में। सो फ्यूचर में वो जो भी चीज़ को लेके परसेप्शन बिल्ड करता है, वो उसके कहाँ से शुरुआत होती है, उसके एक्सपीरियंस से। अब जब बच्चे का चाइल्डहुड वो देख रहा है पूरा नेगेटिव, वहाँ से वो नेगेटिव देख रहा है, तो वो तो उसका एक हो गया ना परसेप्शन बिल्ड कि दुनिया ख़राब है, लाइफ इज़ लाइक दिस। अब वो हर किसी में वो क्या देखेगा, नेगेटिविटी। सो दिस लाइफ इज़ नॉट अबाउट यू टू पीपल, इट इज़ अबाउट सो मैनी पीपल ऑल टुगेदर, and ultimately in this world no one is going to stay here, right? तो ज़िंदगी में मतलब you are not single, you are already connected to so many people in your life. So whatever happens with you, everybody is being affected or gets affected, whether it is good or bad. सर, वो कौन से प्रेडिक्टर्स हैं
जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस रिश्ते में डाइवोर्स होने के चांसेस हैं या फिर किस रिश्ते में डिससेटिस्फैक्शन बढ़ सकती है? देखिए, एक तरीका ये है कि जितने भी अनहैप्पी रोमांटिक रिलेशनशिप हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं किस किस्म के लोग और किस वजह से उनका वजह क्या है, ठीक है। लेकिन अगर आपका इस सवाल का अगर मैं डायरेक्ट जवाब दूं और रिसर्च से, सो जो मैरिटल अगर आप सेटिस्फैक्शन को मेज़र करना चाहती हो, और चाहे सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन हो, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक इंसान की पर्सनालिटी और उसका बैकग्राउंड, इंडिविजुअल की पर्सनालिटी और उसका बैकग्राउंड, ठीक है। तो जैसे ह्यूमंस के 5 टाइप्स की पर्सनालिटीज़ होती हैं। तो उसमें एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी होती है, न्यूरोटिक जिसको हम लोग बोलते हैं। अब जो फॉर एग्जांपल अगर किसी इंडिविजुअल का जो पर्सनालिटी है वो नार्सिसिस्टिक से है और न्यूरोटिक है, तो वो इंसान ज़्यादातर क्या रहेगा, एंग्शियस, वो क्या रहेगा, टेंस, इमोशन, वोलेटाइल, अनहैप्पी, मूडी, सैड, अपसेट और मोस्ट ऑफ द टाइम रहेगा। So if someone is with all these, issues, then it becomes quite hard for other people to adjust. And the problem becomes more dangerous if both of the partners come from the same narcissistic trait. Narcissistic trait, right? So the first is your, personality. The personality बहुत बड़ा इसमें रोल आपका अदा करती है. Second, I said background. एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बोला कि इफ़ चिल्ड्रन कम फ्रॉम डाइवोर्स पेरेंट्स, सो उनका जो चाइल्डहुड होता है वो बहुत नेगेटिव होता है, तो उनका एक्सपीरियंस सब कुछ लर्निंग मतलब नेगेटिव होता है. सो इन कमिंग डेज मतलब सो दे ऑल्सो स्टार्ट ट्रीटिंग द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंस, राइट. इसमें एक और जो चीज़ होती है कि यू विल फाइंड वन कॉमन थिंग इन पीपल, जिन लोगों का सेल्फ स्टीम बहुत हाई होता है, right? So they accept people more, they forgive people more, right? Because they value themselves a lot. और जिनका सेल्फ स्टीम बहुत कमज़ोर होता है, लो होता है, they do not accept people because they don't value themselves. इसलिए लोग क्या बोलते हैं, love yourself first. If you want to love other people, you need to love yourself first, okay? Right? तो आप ये देख सकते हैं कि अपने रिलेशनशिप के अंदर जो आपका पार्टनर है वो उसका सेल्फ स्टीम हाई है, लो है. अगर लो है तो प्लीज़ उसको आप हाई कराएं, क्योंकि जब इंसान का जो सेल्फ स्टीम हाई जाता है, वो अच्छा फील करता है, जब अच्छा इंसान फील करता है तो लाइफ में चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाती है. अब जिनका सेल्फ स्टीम लो होगा तो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं रिजेक्शन से, राइट. वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाते, नो बर्दाश्त नहीं कर पाते. क्लियर है? तो अगर इफ़ यू हैव अ वेरी सेंसिटिव पार्टनर, देन छोटी छोटी बात पे लेकर अगर आप इश्यूज क्रिएट करोगे, एंड दैट कम्स फ्रॉम योर पर्सनालिटी एंड बैकग्राउंड. ओके, दो चीज़ें हैं, राइट. ये हर इंसान को मतलब समझने की ज़रूरत है. तो सर, जो डाइवोर्सेस होते हैं, क्या उनमें पार्टनर्स के सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का भी रोल होता है कि हमारा पार्टनर किस बैकग्राउंड से आता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या डाइवोर्स होगी या नहीं होगी? बिल्कुल अदा करता है. सोशो इकोनॉमिक जो स्टेटस, जो बैकग्राउंड है, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले अपने ऑडियंस को कि इसमें आता क्या क्या चीज़ है. सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसके अंदर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी इनकम, राइट, आपका ऑक्यूपेशन और इंसान और उसके फैमिली, राइट. अब आज की डेट में देखेंगे आप, एक बहुत ट्रेंड चल रहा है. व्हेन पीपल गेट मैरिड, बिफोर गेटिंग मैरिड व्हाट दे डू, दे आस्क फॉर रेज्यूमे एंड दे आस्क फॉर द स्टेटस. वो पूछते हैं आप कितना कमाते हो, आप किस बैकग्राउंड से हो, कहाँ रहते हो. मतलब पीपल हैव नो इंटरेस्ट इन पीपल, दे लुक एट योर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस फर्स्ट. अगर उनको लगता है कि आप उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से मैच नहीं करते, देन ऑलरेडी यू आर डिससेटिस्फाइड, राइट. सो आपने देखा वो बहुत समटाइम्स क्या होता है कि व्हेन पीपल फॉल इन लव, सो दे डोंट केयर अबाउट द सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, बट व्हेन दे गेट मैरिड, दिस थिंग कम्स इन द पिक्चर, बिकॉज एवरी डे दिस इज नॉट अबाउट योर लव, दिस इज योर लाइफ, राइट.
और जिनका जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है उनको मतलब बहुत ज़्यादा फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी लाइफ में, और जहाँ भी फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी वहाँ इश्यूज़ होने के चांसेस बहुत रहते हैं, राइट। और वहाँ पे मैरिज ब्रेकअप्स बहुत हो जाते हैं। See, there are two things which we need to understand, everybody: love and money, right? Love is the care, but there are certain things जो प्रेम से नहीं चलती हैं, लव से नहीं चलती हैं. You need money for that, right? तो आपको पैसा चाहिए, और आपको जो पार्टनर है उसका एक्सपेक्टेशन कितना है, वो कितने एम्बिशियस हैं, वो कितने उनका डिज़ायर कितना है ना. तो ये एक रीज़न रहता है. और पिछले कुछ सालों के अंदर आप देखोगे, सो पीपल आर मच कंसर्न अबाउट देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस. और हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर व्हेन पीपल गेट मैरिड, योर नेबर्स वुड आल्सो आस्क, अच्छा किस स्टेटस से है, कहाँ रहते हैं, क्या बैकग्राउंड है, कितना कमाता है. लाइक अगर कल को आपका किसी को अपनी बहन की शादी करनी है, द रिलेटिव वुड आस्क, अच्छा क्या करता है, कितना कमाता है. द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क. ओके, they do not ask about the character, they do not talk about the personality कि इंसान का नेचर कैसा है. The first thing they talk about, right? And we have been conditioned in such a way जहाँ पर ये बहुत बड़ा, I would say this is the poison of relationship of marriage. अगर आप ups and downs सबके रहते हैं लाइफ के अंदर, एंड अगर ज़िंदगी में if someone is your partner, someone loves you, तो वो आपको हर कंडीशन में सपोर्ट करेगा. सर, लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़रूरी है जानना और समझना, कि क्या एज मैटर करता है डाइवोर्स में? हम किस एज में अपने पार्टनर को चुन रहे हैं, हमारी शादी किस एज में हो रही है, क्या ये फैक्टर्स का भी रोल होता है डाइवोर्स में? ओके, सो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आस्क, बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जो लोग यंग एज पे शादी कर लेते हैं, they are more likely to divorce because there are two reasons. Okay, let me give you the reasons. मैं आपको reason देता हूँ. Reason number one, the young people may not be as effective as being long term committed. और आज के दिन में आप देखोगे कि people are not committed. हम एक ऐसे fast moving life में चल रहे हैं यहाँ पे we want new thing at every turn of our life. Okay, second, choosing the right person for your life is a big time question. Okay, right. So that's why our parents tell us, sometimes Indian parents are being criticized for the marriage involvement, but this is a very logical and valid reason, because if your frontal lobe is not developed, if you don't know how to choose right people in your life, then you need guidance, right? So you cannot call attraction your lifelong love. So for that you need someone who has gone through the process. Right. तो ये जो reasons हैं, and I think people should understand this. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. शब्द इंस्टीट्यूट ऑफ पाथ सीकर्स लेकर आते रहेंगे आपके लिए एपिसोड्स जो आपके रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी, और रिलेशनशिप साइकोलॉजी से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएगी. तो आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें.